नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। हमारा बेइज्जती होगा। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी हम 12 बजे से कैसे हो गया शादी मामला, तू अभी अंदर आता। ये वीडियो बिहार के अररिया का है। 20 अप्रैल को होमगार्ड जवान गणेश टमटा ने एक गाड़ी को नियमित जांच के लिए रोका। हम सभी जानते हैं लॉकडाउन के दौरान बिना कारण गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। जो किसी कारण से निकलते भी हैं उन्हें बैरिकेड पर रोककर बाहर निकलकर कारण बताना होता है। गणेश ने जिस गाड़ी को रोका वो थी अररिया के जिला कृषि अधिकारी माने DAO मनोज कुमार की गाड़ी। उन्हें रोके जाने से अधिकारी जी यानी कि मनोज कुमार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने गणेश को न सिर्फ धौंस दिखाई बल्कि उन्हें सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक लगाने पर भी मजबूर किया। DAO साहब इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें मीटिंग में जाना है वरना तुम्हें जेल भेज दे। गणेश को DAO साहब के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी भी नजर आ रहा है जो गणेश को बचाने की जगह DAO का पक्ष ले रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अररिया के पुलिस अधीक्षक धुरत सयाली ने जांच शुरू कर दी। बिहार पुलिस के महानिदेशक यानी कि DGP गुप्तेश्वर पांडे इस वाकये पर काफी नाराज हुए। सुनिए उन्होंने प्रेस से क्या कहा। देखिए, मीडिया में ये रिपोर्ट हमने देखी है, नेशनल मीडिया में भी ये बहुत चला है और सोशल मीडिया पर तो हजारों लोगों ने इसको शेयर किया है। इस पोस्ट को मुझे भी कहीं कहीं से आया है। इसके बाद में मैंने वहाँ के SP से बात करी है, वहाँ के IG से बात करी है। उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को, वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। चौकीदार की इज्जत को खराब करके जो अधिकारी अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत ही शर्म की बात है। मुझे बहुत ही कहते हुए खराब लग रहा है कि ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिपाही भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितने किसी बड़े IAS और IPS अधिकारी की है। तो आदमी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने मीडिया में पढ़ा है उससे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। सरकार के संज्ञान में है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। आपको जो लगता है वही हमको लगता है। आज पूरा देश देख रहा है, सबको खराब लग रहा है और सरकार के मामला संज्ञान में है और ये सरकार किसी को माफ करने वाली नहीं है, इतना मैं भी जानता हूँ। की मांग वो भी बोल रहा है कि तुमने मेरी जी, वो भी देखिए, आज रिपोर्ट तक आ जाता है। निश्चित होगी। उसने नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। जिस पुलिसकर्मी ने उस चौकीदार को उस स्थिति में लाने के लिए विवश किया और जिस पदाधिकारी ने ऐसा किया और करवाया, पैर पर गिरवाइएगा। जो सक्षम पर, हमारा सिपाही गलती करेगा, चौकीदार गलती करेगा, हवलदार गलती करेगा या थानेदार गलती करेगा तो हम उसको सजा देंगे। जरूरत पड़ेगा उसको हम डिसमिस भी करेंगे और करते हैं। लेकिन उसका मजाक कोई बनाए, दूसरा उसको बेइज्जत करे, ये हमको नहीं बर्दाश्त। DGP ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है और होना भी यही चाहिए। जरूरी है कि DAO और उनका पक्ष लेने वाले पुलिस अधिकारी को एक ऐसा सबक मिले कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की सोचे भी नहीं। लेकिन यह बात सिर्फ एक DAO या पुलिस अधिकारी की नहीं है। रसूख का घमंड हमारे देश में एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या है। बड़ा बनने में दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए किसी को कुचलना एक विभत्स मानसिकता का नतीजा है। इस वाकये ने हमें यूपी के रामपुर की याद दिला दी। 10 अप्रैल की रात को रामपुर के DM आंजनेय कुमार सिंह बाइक पर बाहर निकले। तभी एक सिपाही ने उन्हें रोका। सिपाही DM को नहीं पहचान पाया। उसने लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने को लेकर आंजनेय कुमार को डांटा, कोरोना के बारे में समझाया और वापस भेज दिया। DM वापस लौट गए। अगली सुबह सिपाही मोहित को अपने दफ्तर बुलाया, शाबाशी दी, प्रमाण पत्र दिया, इनाम दिया। काश अररिया के DAO मनोज कुमार रामपुर के DM आंजनेय कुमार से कुछ सीखते तो जानते कि वरिष्ठ होने के लिए विनम्रता का होना कितना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले आंकड़े। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा हो गया है 24,80,000। ठीक हुए हैं 6,52,000 और 1,70,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब लगभग ठीक हो चुके हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। 42,000 से ज़्यादा मौतों के साथ सबसे बुरा हाल अमेरिका में है, लेकिन दोबारा चुनाव जीतने को आ तो डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर कतई गंभीर नज़र नहीं आते। पहले तो वो इस संकट की जिम्मेदारी लेने से भागे, फिर उन्होंने लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए उकसाया और अब उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि अमेरिकियों की नौकरी बचाने के लिए इमिग्रेशन पर रोक लगाई जाएगी। सादी भाषा में बात यह कि कोई अमेरिका में नौकरी पाकर सेटल नहीं हो पाएगा। जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं वो बातें एक तरफ, कोरोना से लड़ने की ट्रंप की ट्रिक्स दूसरी तरफ। 24 घंटे बीत जाने के बाद वो न जाने कौन सा नया ड्रामा, कौन सा नया ट्वीट शुरू कर दें। अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों में लॉकडाउन खोलने को लेकर, उससे जुड़ी खबरों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO उसने चेतावनी दी है। क्या कहा है कि जल्दबाजी के चक्कर में संक्रमण फिर बड़े पैमाने पर लौट सकता है। WHO में वेस्टर्न पैसिफिक इलाके के रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर ताकेशी कसाई। उन्होंने कहा है कि हमें आने वाले कुछ समय तक जीने के नए तरीके खोजने होंगे। मतलब ये कि काम करने का एक ऐसा तरीका जिसमें जनजीवन सामान्य ज़रूर हो, लेकिन संक्रमण को लेकर सजगता कम ना हो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP उसकी तरफ से भी एक बयान आया है। कहा गया है कि कोरोना के चलते दुनिया में खाद्य सुरक्षा दोगुनी हो सकती है। खाद्य सुरक्षा माने ऐसी हालत जब लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। सादी भाषा में कहें तो भूखमरी। कोरोना के चलते काम धंधे बंद हैं। WFP का अनुमान है कि इसके चलते पूरी दुनिया में 26 करोड़ 50 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट मंडरा सकता है। दुनिया का हाल जाना, अब भारत पर आते हैं। भारत में संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 18,601, ठीक हुए हैं 3,252 और मौतों का आंकड़ा पहुंचा 590 पर। भारत में अब तक 4.5 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 35,852 तो पिछले 24 घंटे में हुए और इसी दौरान 1,336 नए मामले सामने आए। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को देखते हुए ट्विटर पर कोविड इंडिया सेवा नाम से एक हैंडल भी शुरू किया है। इस पर एक्सपर्ट्स कोविड-19 से जुड़ी जानकारियां पोस्ट करते रहेंगे। आज इस हैंडल पर काफ़ी एक्टिविटी दिखी। क्या दिखा? भारत में सामने आए मामलों में 80% ऐसे हैं जिसमें लक्षण बहुत कम है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एसिम्प्टोमेटिक हैं, माने इनमें लक्षण नज़र नहीं आते। दूसरी बात, 15% मामलों में ही मरीज को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। 5% मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात, डेडिकेटेड अस्पतालों में 1,04,824 बेड हैं। 72,000 बेड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स में हैं। देश में कुल 22,919 वेंटिलेटर कोविड-19 के मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। और टेस्टिंग के लिए देश भर में 16,000 कलेक्शन सेंटर हैं। सैंपल की जांच 204 सरकारी लैब्स और 86 मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब्स में हो रही है। ये डेटा मिल गया। अब कुछ अपडेट्स और। भारत में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR गंभीर कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने जा रहा है। सुनिए। एक विस्तृत रूप में कार्य चल रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रिटिकल इल कोविड पेशेंट्स के मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए ड्रग की एफिकेसी को इवैल्यूएट करने के लिए एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रही है। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, जिसके साथ साथ क्रिटिकली इल जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उनमें एक ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो उनके साइटोकाइन प्रोफाइल में मैसिव चेंजेस लेके आता है। इस ड्रग के द्वारा टेस्टिंग बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉडुलेट किया जा सकता है। यह पाया गया है, जिससे कि साइटोकाइन स्टॉर्म इनहिबिट होता है और मॉर्टेलिटी इन कोविड-19 केसेस और उसकी रिकवरी कम होती है और उसकी रिकवरी बेटर होती है। कोविड-19 और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस से सफरिंग पेशेंट्स की इस क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलैरिटी को नोट करते हुए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसकी ट्रायल की मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह ट्रायल मल्टीपल हॉस्पिटल्स में शुरू की जाएगी। रैपिड टेस्टिंग किट्स के नतीजों को लेकर सवाल किए जा रहे थे। इस पर आज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जवाब दिया। कहा कि राज्य अगले 2 दिन तक इन किट्स का इस्तेमाल ना करें। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा ICMR के महामारी विभाग में वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर को। कल हमको एक टेस्ट में से, एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे RT-PCR के,
उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स थे उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन एलाइजा है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को। अब जो भी चीज़ आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज करना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो RT-PCR पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नज़र आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें। इसके अलावा आज राष्ट्रपति भवन से कोरोना संक्रमण की खबर आई। राष्ट्रपति भवन में एक सफाई कर्मचारी की बहू की मां का कोविड-19 के चलते देहांत हुआ था। इसके बाद परिवार अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। पूरे परिवार की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन बहू कोरोना पॉजिटिव आई है। राष्ट्रपति भवन ने अपनी तरफ से एक बयान जारी करके कहा है कि यह मामला उनकी जानकारी में है। 13 अप्रैल को मरीज की मौत हुई थी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मालूम पड़ा था कि राष्ट्रपति भवन के एक कर्मचारी के परिवार से एक सदस्य मरीज के संपर्क में आया था। ये परिवार 16 अप्रैल से ही मंदिर मार्ग पर बने क्वारंटीन सेंटर में है। 20 अप्रैल को टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स में बने सभी 125 घरों को आइसोलेट कर दिया गया है। 25 घरों की जिस ब्लॉक में ये परिवार रहता था वहाँ आइसोलेशन को सख्त रखा गया है। एक जानकारी उत्तर प्रदेश से आई, तबलीगी जमात से जुड़ी हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर तबलीगी जमात में शामिल लोगों को छिपाने का इल्ज़ाम है। इस मामले को लेकर प्रयागराज के सिटी एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया क्या। 20 अप्रैल की रात इलाहाबाद जिले की शाहगंज थाने की पुलिस ने इंडोनेशिया के 7 नागरिकों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा करेली थाने की पुलिस ने थाईलैंड के 9 नागरिकों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने इंडोनेशियाई लोगों को मस्जिद में ठहराने में मदद की। गिरफ्तार हुए प्रोफेसर का नाम मोहम्मद शाहिद है। उन पर महामारी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। विदेशी नागरिकों को फॉरेनर्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन अगर ये इल्ज़ाम सही है तो ये बहुत दुखद है, परेशान करने वाला है। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकारें लगातार बार बार चेतावनी दे रही हैं, लोगों से कह रही हैं कि बाहर आइए, सामने आइए। तबलीगी मरकज़ को लेकर, जो निज़ामुद्दीन का मरकज़ है, वहाँ पर जो तबलीगी जमात के थे लोग, उनको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि सामने आइए, टेस्ट करवाइए। इसके बावजूद ये लोग छिपे हुए हैं और छिपाने में पुलिस के इल्ज़ामों की माने तो प्रोफेसर भी शामिल हैं। पढ़े लिखे लोग इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं और तबलीगी जमात के लोग तो लगातार ये कर ही रहे थे। 21 अप्रैल की तारीख गुजर गई, इसके बावजूद इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस तरह से हम कोरोना को कभी नहीं जीत पाएंगे। अब वक्त है दिन की बड़ी खबर पर बात करने का। बड़ी खबर की शुरुआत में बात महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे वहां पर महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं है। ना तो विधान परिषद के और विधानसभा का तो उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था। हमने आपको पहले बताया था कि महाराष्ट्र विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इन्हीं में से एक सीट से उद्धव विधान परिषद जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते चुनाव अनिश्चित काल के लिए टल गए।
अब क्या हो सकता है, ये समझने के लिए हमारे साथी अभिषेक ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से बात की। क्या बताया सुभाष जी ने? उद्धव ठाकरे के पास दो विकल्प हैं। पहला, राज्यपाल के कोटे से उनके नाम की सिफारिश कर दी जाए और वो विधान परिषद के सदस्य बन जाए। दूसरा, 28 मई को 6 महीने पूरे होते ही उद्धव इस्तीफा दें, 1-2 दिन के भीतर ही राज्यपाल की सहमति से दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिए जाएं और इस तरह फिर उन्हें 6 महीने का वक्त मिल जाए। इस बातचीत में सुभाष कश्यप साफ कर देते हैं कि दोनों में से कोई भी तरीका नैतिकता के लिहाज से सही नहीं है। फिर भी कम अनैतिक तरीका अगर पूछा जाए तो पहले वाला है। महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने, सब सरकारों में डिप्टी सीएम होते हैं, ये पहला तरीका अपनाया। इन्होंने 9 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई और उद्धव ठाकरे का नाम राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में भेजने की सिफारिश कर दी। ये सिफारिश महाराष्ट्र की कैबिनेट की अब राज्यपाल और पूर्व भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी के पास है। राज्यपाल कोटे से अब तक किसी नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को, अराजनीतिक व्यक्ति को चुने जाने की परंपरा रही है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि राज्यपाल कोश्यारी इस बात को उद्धव के चुनाव के आड़े नहीं आने देंगे, लेकिन अभी तक गवर्नर हाउस से खबर आई नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के नेता रामकृष्णन पिल्लई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने उद्धव के नाम को एमएलसी के लिए नॉमिनेट करने का जो फैसला लिया है उस पर स्टे लगाया जाए। और वजह क्या दी है? जिस बैठक में यह फैसला लिया गया उसकी अध्यक्षता उद्धव ने नहीं बल्कि डिप्टी सीएम अजित पवार ने की थी। इस नाते बैठक लीगल नहीं हुई और इससे निकले फैसले को नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कह दिया है कि यह मामला अभी राज्यपाल के पास है, उनकी तरफ से कोई फैसला आने तक कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। तो महाराष्ट्र में चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा तकनीकी रूप से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सनद रहे कि ये सब कोरोना के दौर में हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल की बात। 20 अप्रैल को केंद्र ने कहा था कि 6 इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स यानी IMCTS राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल भेजी जाएंगी। ये टीमें अगले 3 दिनों में ज़मीनी हालात का जायजा लेंगी, संक्रमण पर कैसा काम हो रहा है इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को देंगी। महाराष्ट्र माने सबसे ज़्यादा मामलों वाले राज्य ने इन टीमों का स्वागत किया है, लेकिन बंगाल की नाराज़गी है कि दूर ही नहीं हो रही। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का बयान है कि ये टीमें एडवेंचर टूरिज्म के लिए आई हैं। तृणमूल नेता और राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन ने सवाल किया कि टीमें सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में क्यों भेजी जा रही। ब्रायन ने शायद लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम नहीं पढ़ा, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखकर कहा कि टीमों को पहले राज्य के अधिकारियों से ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी। केंद्र की एक टीम कोलकाता में BSF के जिस कैंप पर रुकी है उसके इर्द गिर्द कोलकाता की पुलिस तैनात कर दी गई है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। आपको ध्यान है ना, CBI के वक्त में ऐसा ही एक टकराव हुआ था। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष, उनका भी बयान आया है इस पूरे प्रकरण पर। उन्होंने कहा है कि केंद्र की टीमें आपदा प्रबंधन कानून के तहत दौरे पर हैं। बंगाल प्रशासन इसलिए बच रहा है क्योंकि उसे रंगे हाथों पकड़े जाने का डर है। एक गैर जरूरी बयान केंद्रीय मंत्री और बंगाल से सांसद बाबुल सुप्रियो की तरफ से भी आया। उन्होंने ममता बनर्जी को ही वायरस बता दिया। लड़ाई में राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कूद गए। उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र से आई टीमों के साथ सहयोग करने की सलाह दी। हम राज्यपाल की बात से सहमत हैं, मंत्री जी की बात गैर जरूरी है। बार बार बात कही जाती है कि मर्यादा बनी रहनी चाहिए राजनीति में, सब तरफ से, सब पालों की तरफ से। केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार दोनों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, अपने मसलों को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दें, पॉलिटिकल मसलों को। जान बची तो झगड़े बाद में भी हो सकते हैं। केंद्र ममता बनर्जी की शिकायत पर ध्यान दे कि एक टीम के कोलकाता पहुंचने के 3 घंटे बाद राज्य सरकार को जानकारी दी गई। अगर ये सच है तो केंद्र को गलती मानकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार को भी ओवर रिएक्ट करना नहीं चाहिए। उन्हें महाराष्ट्र की सरकार से सबक लेना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो कोई भी टीम आए, जांच करे, क्या समस्या है। टीमें आएंगी, जांच करेंगी, कोई ज़रूरत होगी तो इमदाद ही देंगी ना। अगर सबसे अच्छा काम किया है तो रिपोर्ट अच्छी आएगी, गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर चिंता किस बात की। और अगर वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो आप प्रेस के सामने, जनता के सामने अपनी बात तो रख ही सकते हैं। ये वक्त साथ लड़ने का है, आपस में लड़ने का नहीं है। अब बारी कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाह पर बात करने की, लेकिन अफवाह बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मैं रोज़ आपको अपने शो में एक अफवाह बताता हूँ, इस भरोसे के साथ कि इस वीडियो को आप खूब शेयर करें
ताकि जिन गांवों और कस्बों में अभी अंधविश्वास फैला है, जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत सारी साजिश, बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, वहां तक सत्य बात पहुंचे। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब आपकी बारी है। चलिए आज की अफवाह पर बात करते हैं। लॉकडाउन के बीच 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हुई, नृशंस हत्या। हमने 20 अप्रैल के अपने बुलेटिन में, शो में विस्तार से आपको इस घटना से जुड़े सब तथ्य बताए, कौन इसमें अपराधी हैं ये बताया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस की तरफ से क्या लापरवाही हुई, सब चीजें बताई। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार इसे सांप्रदायिक हिंसा बता रहे हैं। इस दौरान एक वायरल वीडियो खूब घूम रहा है। 23 सेकंड का ये क्लिप है, देखिए। विचलित करने वाला वीडियो है, इसलिए ब्लर करके दिखाया है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इसमें लोग मार शोएब मार चिल्ला रहे हैं। इस दावे के साथ फेसबुक और ट्विटर पर कई पोस्ट शेयर की जा रही हैं। कुछ ट्विटर के ब्लू टिक धारी भी इस वीडियो को शेयर कर मार शोएब मार वाली बात लिख रहे हैं। ऐसा लिखने वालों में फिल्म निर्माता अशोक पंडित जैसे कई लोग शामिल हैं। इनके ही दावों को कमोबेश कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फैलाया जा रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? 0। वीडियो के आखिर में शोएब है या नहीं, ये जानने के लिए हमारी टीम ने वीडियो को बार बार सुना और इस नतीजे पर पहुंचे कि वीडियो के आखिर में शोएब शब्द नहीं बोला गया है। क्या बोला जा रहा है? बस ओए बस। आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं है, निरंतरता में बोला गया है। ध्यान से सुनने पर ही स्पष्ट होता है कि इसमें शोएब नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया। अपराधी कोई भी हो, सख्त सज़ा मिले, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो। लेकिन इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए, एजेंडा साधने के लिए ना किया जाए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साफ कर चुके हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। यही बात महाराष्ट्र की पुलिस ने भी कही। मामला क्या है? बच्चा चोरी की अफवाह, उससे जुड़ी ये घटना और उस अफवाह के चलते पुलिस के सामने साधुओं की दुर्दांत ढंग से हत्या। कायर भीड़ का ये काम सख्त सजा के योग्य है। लेकिन सोशल मीडिया की भीड़ जो बिना तथ्यों को परखे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से चीज़ों को झूठे ढंग से फैला रही है, उसकी भी जवाबदेही इस देश के शासन प्रशासन को तय करनी होगी। यह अफवाह थी। अब संक्रमण से जुड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सच जानते हैं। 20 अप्रैल को अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें 0 से भी नीचे यानी कि माइनस में पहुंच गई। माइनस में तेल की कीमत। मजाक में इसका अर्थ यूँ लगाया जाता है कि तेल कंपनियां कह रही हैं कि हमसे तेल मुफ्त में ले जाइए और इस एहसान के बदले हम आपको पैसे भी देंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। काला सोना कहा जाने वाला कच्चा तेल, जिसके चक्कर में दुनिया ने कई भीषण युद्ध देखे, वो काला सोना अचानक दुनिया में अनचाही चीज़ क्यों हो गया? क्या अमेरिका में तेल की कीमतें 0 से नीचे जाने का फ़ायदा भारत को होगा? ये सब बातें हम समझेंगे आसान भाषा में। ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गुणवत्ता के हिसाब से करीब 160 किस्म का होता है। बेचने के लिहाज से कच्चे तेल के बेंचमार्क तय किए गए हैं। इसमें 2 प्रमुख हैं, याद कर लीजिए, ब्रेंट और WTI। WTI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोने का बेंचमार्क हम तय करें, 24 कैरेट या 22 कैरेट सोने जैसा। एशिया और यूरोप में जो बेंचमार्क चलता है वो है ब्रेंट, और जो अमेरिका में चलता है वो है WTI। इसी WTI में तेल की कीमत 20 अप्रैल को अमेरिका में 300% गिर गई, यानी $18 प्रति बैरल से -$38 प्रति बैरल हो गया। ये बैरल क्या है? कच्चे तेल की इकाई। एक बैरल मतलब 159 लीटर लगभग। अब सवाल आता है कि ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि एक दिन में अमेरिका के बाजार में WTI तेल की कीमतें गिरकर 0 से नीचे पहुंच गई, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यह समझने के लिए पहले आपको तेल की तिजारत समझनी होगी, कारोबार समझना होगा। तेल की जो कीमत होती है वो फ्यूचर मार्केट में तय होती है, यानी अगले 1 या 2 महीने के सौदे पहले ही तय हो जाते हैं। किस ग्राहक को कितना तेल लेना है और किस कीमत पर लेना है, ये फ्यूचर मार्केट में तय होता है।
अगर अमेरिका के संदर्भ में इस फ्यूचर मार्केट की बात करें तो जो WTI तेल का कारोबार है वो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी कि NYMEX में होता है। इसको शेयर बाजार की तरह ले सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग होती है तेल की। इसमें तेल कंपनियों से सौदे करने वाले दो तरह के खरीदार होते हैं, एक तो तेल के असली सप्लायर और दूसरे वो जो भाव गिरते बढ़ते देखकर मुनाफा करने के लिए सौदा करते हैं। असल में उनको तेल लेना ही नहीं होता है। अमेरिका के बाजार में इन दोनों ही खरीदारों ने मई महीने के लिए तेल खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, ना तो असली ग्राहकों ने ना ही मुनाफा कमाने के लिहाज से करने वालों ने। मई महीने के तेल सौदों की 21 अप्रैल यानी आज की आखिरी डेट है, लेकिन कल तक खरीदार नहीं आए तो कीमतें घटकर 0 और फिर 0 से नीचे कर दी गई। अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, चीज़ों की कीमत डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होती है। मसलन अगर बाजार में टमाटर कम आ रहे हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो कीमतें खुद ब खुद ऊपर चली जाएंगी। अगर इसका उल्टा होता है तो कीमतें गिर जाएंगी। कल अमेरिका में तेल की कीमतें भी इसी नियम के हिसाब से धड़ाम से गिर गई। अब यहाँ पर एक वाजिब सवाल पूछा जा सकता है कि भाई डिमांड कम है तो कीमत गिर गई, 0 तक पहुंच गई, ठीक है, लेकिन माइनस में क्यों चली गई? तेल बेचने के लिए तेल कंपनियां ही क्यों पैसे देने को तैयार हो गई? अब यहाँ पर कोरोना वायरस की एंट्री होती है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार, ट्रेन, बस, फैक्ट्रियां बंद सी हो गई हैं। तेल की खपत बहुत कम हो गई। खपत कम हुई तो तेल की खरीद कम हो गई। रोजाना करीब 90 लाख से 1 करोड़ बैरल तक खपत दुनिया भर में कम हुई। तेल की खरीद कम हो गई, लेकिन तेल का उत्पादन, खपत कम, खरीद कम, लेकिन उत्पादन ज़्यादा कम नहीं हुआ। ज़रूरत से ज़्यादा तेल होने पर इसीलिए कीमतें नीचे आई। सऊदी अरब की अगुवाई में तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और रूस ने तेल उत्पादन को 10% कम किया है, यानी रोज़ाना 60 लाख बैरल उत्पादन कम किया है। लेकिन रोज़ाना की मांग में कमी कितनी आई? हमने अभी आपको बताया, लगभग 1 करोड़ बैरल। तो ये जो 40 लाख बैरल रोज़ाना एक्स्ट्रा आ रहा है, ये कंपनियों को स्टोर करना पड़ेगा। अब अमेरिका में दिक्कत यह है कि कंपनियों के पास स्टोर करने की जगह ही नहीं बची। ज़मीन पर जितने स्टोर हाउस थे उनको भर दिया, तेल सप्लाई वाले टैंकरों को भर दिया, जहाज़ों को भर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते बताया था कि 10 अप्रैल तक उनका स्टोरेज 72% तक फुल हो गया था। अब आज तारीख कितनी है? 21 अप्रैल। अब लगभग पूरा फुल हो चुका है, लेकिन तेल का उत्पादन अभी भी हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको कहाँ रखें? इसलिए कंपनियों ने तेल के स्टोर खाली करने के लिए कीमतें घटाकर माइनस में कर दी। यानी कोई सप्लायर तेल ले जाए तो उसके एवरेज में कंपनियां पैसे देंगी। लेकिन ये सिर्फ मई महीने का फ्यूचर मार्केट है। जून महीने के लिए अमेरिकी बाजार में तेल की कीमतें अभी भी $20 प्रति बैरल के करीब हैं। अब ऐसे में एक सवाल और उपजता है, तेल कंपनियां तेल निकालना बंद क्यों नहीं कर देती जब इतना एक्स्ट्रा हो रहा है? स्टोरेज भर गया है तो तेल के कुएं बंद कर दें, जैसे हम पानी की टंकी भरने पर मोटर बंद कर देते हैं। ये मोटर बंद करने जितना आसान नहीं है। तेल के कुओं को बंद तो कर देंगे, लेकिन फिर उनको दोबारा शुरू करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ये खर्चा स्टोरेज में भरे कुछ तेल को फ्री में बेचने हुए नुकसान से कहीं कहीं ज़्यादा होता है। और इसीलिए हर तेल उत्पादक देश को ये डर होता है कि उसने उत्पादन घटा दिया तो दुनिया के कुल निर्यात में उसकी हिस्सेदारी घट जाएगी, तो थोड़ा सा घाटा सह लेंगे। और इसी वजह से लगातार उत्पादन हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से अभी तेल का स्टोरेज दुनिया भर में इतना ज़्यादा है कि 14 करोड़ बैरल तेल तो जहाज़ों में समंदर पर तैर रहा है, जबकि कोरोना से पहले पूरी दुनिया में एक दिन की तेल की खपत 9 करोड़ बैरल थी। अब ऐसे में आप सवाल पूछ सकते हैं, अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें 0 हुई तो इसका हमें और आपको यानी भारत वालों को क्या फ़ायदा होगा? जवाब है कुछ भी नहीं, सिंगट्टा। भारत कच्चे तेल का ज़्यादातर कारोबार ब्रेंट बेंचमार्क में करता है। तेल का बड़ा हिस्सा भारत खाड़ी देशों से खरीदता है। हम अगर अमेरिका से सस्ता तेल खरीद भी लेंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ने पर वो महंगा हो जाएगा। ये हिसाब रखना पड़ता है हमें। एक और सुझाव ये भी हो सकता है कि दुनिया में भी कच्चे तेल की कीमतें बहुत गिर गई हैं, तो भारत क्यों नहीं खूब सारा तेल खरीद कर स्टोरेज कर ले, और जब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ें तो हम कुछ हद तक ज़्यादा कीमतें देने से बच जाएंगे। इसमें भी दिक्कत है। तेल की कीमतें तो गिर रही हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया भी गिर रहा है। इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट बंद है, हम डॉलर नहीं कमा रहे और कच्चे तेल का कारोबार डॉलर में होता है। तो सरकार को ये हिसाब भी लगाना पड़ेगा। तेल की कीमतें सस्ती होने का तेल खरीदार देशों को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, लेकिन तेल बेचने पर टिकी अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे घातक है।
कई विद्वान सरकार पर हमलावर हैं तेल की कीमतों को लेकर, उनको ये थ्योरी बता दीजिएगा। ललन टॉप शो में वक्त है विदा का, लेकिन विदा से पहले आपको बताएंगे एक पॉजिटिव न्यूज़। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे किसी भी कोरोना योद्धा की मौत होने पर उसे शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है। नवीन पटनायक ने कहा कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और कोरोना योद्धाओं को 50 लाख रुपए के बीमा की भी घोषणा की। अब जान की परवाह किए बगैर कोरोना खत्म करने में लगे सभी कोरोना योद्धाओं के लिए ये स्वागत योग्य पहल है। लेकिन अच्छी बातों के चक्कर में कठोर सच्चाई नहीं छिपनी चाहिए, इसलिए आपको एक खबर और बता देता हूँ। चेन्नई में रविवार को 56 साल के 55 से 56 साल के बीच के डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई थी। रात को 1 बजे जब उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही थी तो भीड़ इकट्ठा हो गई, पथराव शुरू कर दिया। बाद में डॉक्टर के शव को दूसरे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाया गया, वहाँ पर भी नहीं दफनाने दिया गया। आखिरकार पुलिस की मदद से भीड़ को हटाया गया और पहले कब्रिस्तान में ही डॉक्टर को दफनाया गया। इस मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। बात गिरफ्तारी की नहीं है, बात हमारे समाज की, हमारे समय की उस सोच की है जो डॉक्टर की लाश पर पत्थर मारने के लिए बाहर निकल आते हैं। मूर्खता एक चीज है, क्रूरता दूसरी चीज है, आंख का पानी मर जाना सबसे बड़ी चीज है। कोई शर्म नहीं, एक डॉक्टर लोगों को कोरोना से बचाते हुए मर जाता है और आप उसके शव का इस तरह से अपमान करते हैं। जो लोग ऐसी हरकत पर उतरते हैं उनको क्या सज़ा देगा कानून, हम देखेंगे, लेकिन ये समाज उनको क्या सज़ा देगा, हम अपने आप को क्या सज़ा देंगे, क्योंकि ये लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए, ये हमारे और आपके बीच के लोग हैं। देश की सरकारें, देश के बुद्धिजीवी बार बार अपील करते हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनका सम्मान करिए, छुआछूत का व्यवहार ना करिए। और ऐसे में ये खबरें आती हैं तो हताश हो जाते हैं। लेकिन तमाम हताशाओं के बावजूद डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं से हौसला लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपनी अंतर्चेतना का, अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।